हेलो दोस्तों, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। याद रखिएगा, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। प्रश्न नंबर 2, डेसिबल इकाई है, तो याद रखिएगा डेसिबल ध्वनि स्तर के मापने की इकाई है। प्रश्न नंबर 3, किसी प्रतिनिधि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिनिधि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो 1/10 सेकंड से अधिक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। प्रश्न नंबर 5, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके लिए? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो डॉपलर का संबंधित है आपके ध्वनि से। प्रश्न नंबर 7, ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो याद रखिएगा निर्वात से नहीं गुजर सकती है। प्रश्न नंबर 8, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करेगा बाघ। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है, तो याद रखिए जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। प्रश्न नंबर 10, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। दोस्तों आज के सारे ही प्रश्न सभी साइंस से रिलेटेड हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया। प्रश्न नंबर 12, हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 13, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। प्रश्न नंबर 14, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो याद रखिए परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 16, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो याद रखिए वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूल और कण। प्रश्न नंबर 17 है, अंतरिक्ष यात्री को वायु आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 18, अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? याद रखिएगा अस्त होते समय सूर्य प्रकीर्णन के द्वारा लाल दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 19, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है इंद्रधनुष में। प्रश्न नंबर 20, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन से दर्पण को? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने के लिए यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 21, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख की रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न नंबर 22, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 23, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। प्रश्न नंबर 24, धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है? तो याद रखिए धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। प्रश्न नंबर 25, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। दोस्तों आप देख रहे हो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? याद रखिएगा जब वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग काला दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 26 हो गया है। प्रश्न नंबर 27 की ओर चलते हैं। 3 मूल रंग पूछे हैं। 3 मूल रंग कौन से होते हैं? याद रखिए नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल। प्रश्न नंबर 28, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो वो है बैगनी। प्रश्न नंबर 29, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो वो है आपके फिल्म। प्रश्न नंबर 30, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए कैमरे में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 31, मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो याद रखिए मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है। प्रश्न नंबर 32, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा हिस्सा प्रतिरूपित किया जाता है? तो कॉर्निया को प्रतिरूपित किया जाता है। प्रश्न नंबर 33,
स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 34, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस चश्मे का प्रयोग करना चाहिए? तो अवतल लेंस चश्मे का यूज करना चाहिए अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो। प्रश्न नंबर 35 है, दूरदृष्टि रोग से जो पीड़ित होता है उस व्यक्ति को याद रखिएगा निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। प्रश्न नंबर 36, दूरदृष्टि निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का यूज करना चाहिए? तो उत्तल लेंस का यूज करना चाहिए, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर 37 है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया का मतलब है निकट दृष्टि दोष। प्रश्न नंबर 38, निकट दृष्टि, फिर से वही क्वेश्चन, निकट दृष्टि किससे सही की जा सकती है? तो अभी हमने पढ़ा है अवतल लेंस से सही की जा सकती है। प्रश्न नंबर 39, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। प्रश्न नंबर 40, किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो याद रखिएगा नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। प्रश्न नंबर 41, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह बैगनी है। प्रश्न नंबर 42 की बात करें तो फैराडे का नियम संबंधित है। तो फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 43, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न नंबर 44, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का यूज किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 45, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है। तो याद रखिएगा 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3500 डिग्री सेल्सियस तक। प्रश्न नंबर 46, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है तो वो है सौर बैटरी। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 47, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, याद रखिएगा एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 48 है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो याद रखिएगा वो है आपके कूलाम का नियम। तो 48 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है, तो शुष्क सेल में होती है आपके रासायनिक ऊर्जा। प्रश्न नंबर 50, फ्यूज का तार बना होता है, तो ये बना होता है सीसा और टिन का। प्रश्न नंबर 51, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और लगभग ये सभी प्रश्न जो हैं आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 51 की ओर चलते हैं। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो स्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 52, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो याद रखिए दोनों किनारों पर। प्रश्न नंबर 53, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होगी? तो मध्य में आकर्षण शक्ति सबसे कम होगी चुंबक की। प्रश्न नंबर 54, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछा है हमसे, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है, ठीक है, गॉस। प्रश्न नंबर 55, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो मुक्त रूप से निलंबित जो चुंबकीय सुई है वो उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। प्रश्न नंबर 56 हो गया है, 56 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। प्रश्न नंबर 57, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की। प्रश्न नंबर 58, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। प्रश्न नंबर 59, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं किसके भीतर? नाभिक के भीतर प्रोटॉन, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 60 की बात करें तो एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन, ठीक है। प्रश्न नंबर 61 है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है, तो याद रखिए परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया काम करती है। प्रश्न नंबर 62 है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, तो ये बनाया था फर्मी ने, ठीक है, उनका नाम है फर्मी। प्रश्न नंबर 63, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होगा? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक इस्पात में होगा। प्रश्न नंबर 64 है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, ये बीटा किरणें उत्सर्जित करता है। प्रश्न नंबर 65 है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई। प्रश्न नंबर 66 है आज का, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर भारी पानी का तालाब है।
ठीक है। प्रश्न नंबर 67 देखेंगे तो लेजर किरण होती है, तो याद रखिए लेजर किरण केवल एक रंग की होती है। प्रश्न नंबर 68 की बात करें तो बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जा सकता है, तो लेजर के द्वारा बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 69 है तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो याद रखिए तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 70 पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो जे फ्लेमिंग ने किया। ठीक है। प्रश्न नंबर 71 है कृष्ण छिद्र या इसे हम ब्लैक होल भी कह सकते हैं सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था कृष्ण छिद्र के सिद्धांत को। चलिए प्रश्न नंबर 72 को देखते हैं। किसी मोमबत्ती में तेल चढ़ने का क्या कारण है, तो तेल चढ़ने का कारण होता है पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव। प्रश्न नंबर 72 हो गए। 73 पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी, तो याद रखिए अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। प्रश्न नंबर 74 है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो टेलीविजन का आविष्कार किया था आपके जे.एल. बेयर्ड ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 75 एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने। एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया। प्रश्न नंबर 76 गैस इंजन की खोज किसने की, तो गैस इंजन की खोज डैमलर ने की। प्रश्न नंबर 77 है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, तो हाइड्रोजन बम सैमुअल कोहेन ने विकसित किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 78 है कंप्यूटर का जनक किसको समझा जाता है, तो कंप्यूटर जनक हम मानते हैं चार्ल्स बेबेज को। प्रश्न नंबर 79 है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया। प्रश्न नंबर 80 सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो सापेक्ष आर्द्रता हम हाइग्रोमीटर से मापते हैं। प्रश्न नंबर 81 है सिस्मोग्राफ से हम क्या मापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से हम भूकंप को मापते हैं। प्रश्न नंबर 82 है कार्बोरेटर का उपयोग क्या होता है, तो याद रखिएगा पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना इसका काम होता है, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। प्रश्न नंबर 83 है दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। प्रश्न नंबर 84 फेदोमीटर द्वारा क्या मापी जाती है, तो फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। प्रश्न नंबर 85 है 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1 मील 1.61 किलोमीटर के बराबर होता है, लगभग 1600 मीटर। प्रश्न नंबर 86 की बात करें तो तेल के एक बैरल कितने बराबर होता है, तो एक बैरल होता है 159 लीटर के बराबर। तो प्रश्न नंबर 87 देखिए रडार का आविष्कार किसने किया, तो रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वॉटसन ने। प्रश्न नंबर 88 तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है, तो तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। प्रश्न नंबर 89 है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया, तो भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था आपके आइंस्टीन ने। प्रश्न नंबर 90 डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, तो फ़ारेनहाइट ने किया था। ठीक है, याद रखिए थर्मामीटर का आविष्कार किया था फ़ारेनहाइट ने। प्रश्न नंबर 91 है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई। प्रश्न नंबर 92 कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को सीपीयू कहा जाता है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 93 है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, तो ये जे.एस. किल्वी ने किया। ठीक है, याद रखिएगा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी जिसे बोलते हैं का आविष्कार किया था जे.एस. किल्वी ने। चलिए प्रश्न नंबर 94 चलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होती है उस पर सिलिकॉन की परत होती है। प्रश्न नंबर 95 आप देखिए साइंस के साथ कुछ अब आपके कंप्यूटर के प्रश्न शुरू हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए कंप्यूटर की किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं, तो बिट में मापते हैं। याद रखिएगा कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई हम बिट में मापते हैं। तो प्रश्न नंबर 96 है हमारा मेगाबाइट में क्या मापते हैं, तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मेमोरी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 97 की बात करें तो 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं।
प्रश्न नंबर 98 है, कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा सन माइक्रोसिस्टम ने किया। ठीक है, तो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसिस्टम। 99 वाला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 100 और आज का अंतिम प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगली क्लास में 100 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।